हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं इस वीडियो में पीएससी पार्ट 1 में केमिस्ट्री के लिए बात कर रहा हूँ। देखिए, ये जो ऑनलाइन कक्षाओं का दौर चल रहा है इस समय, इसमें आपको हम सब्जेक्ट वाइज वीडियोज़ अवेलेबल करवाएंगे। आपको इन वीडियोज़ को देख करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। अपने जो साथी स्टूडेंट्स हैं उनको आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आपको इसको लाइक करना है। आपको यदि इन वीडियोज़ से रिलेटेड कुछ क्वेरीज़ हैं या आपके कोई कमेंट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखने हैं। देखिए, मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, उससे पहले मैं आपको बीएससी पार्ट 1 के लिए केमिस्ट्री की स्कीम बता देता हूं कि कितने पेपर होंगे, कितने मार्क्स के होंगे। देखिए, बीएससी पार्ट 1 में केमिस्ट्री के 3 पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पेपर सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और पेपर थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री। मैं यहाँ आपको इनकी मार्किंग स्कीम भी बता रहा हूँ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर होता है वो 33 मार्क्स का होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पेपर होता है वो भी 33 मार्क्स का होता है, और फिजिकल केमिस्ट्री का जो पेपर होता है वो आपका 34 मार्क्स का होता है। इस तरीके से यहाँ पर आपके पास में जो टोटल नंबर है वो आ जाएगा 100। तीनों पेपर मिला के आपके 100 मार्क्स के होंगे, और एक आपका बचता है पेपर, वो है प्रैक्टिकल, जो कि यहाँ पर 50 मार्क्स का आपका होता है। तो आज मैं आपको पेपर सेकंड की बात करूँगा। देखिए, बीएससी पार्ट 1 ये जो पेपर है केमिस्ट्री, ये साइंस मैथ्स वाले स्टूडेंट के लिए भी कॉमन है और बायो वाले के लिए भी यही पेपर है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले मैं बात करूं कि हमें यहाँ इस पेपर में क्या क्या पढ़ना है, तो देखिए यहाँ पे हम मैक्सिमम चीज़ वही है जो हम पहले से पढ़ के आए हुए हैं। कौन कौन सी यूनिट्स यहाँ पर इंक्लूड है सिलेबस में? एक तो है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, एक है आपकी आइसोमेरिज्म, या हम इसको कहते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री, और त्रिविम रसायन हो गया। तीसरा है आपका एल्केन, एल्कीन, एल्काइन,
डाईइन साइक्लोएल्केन एटसेट्रा। अगली है आपकी एल्किल और एरिल हैलाइड। एल्किल और एरिल हैलाइड्स की यूनिट है। और लास्ट यूनिट है आपकी एरोमेटिक कंपाउंड्स की। इस तरीके से हमें बीएससी पार्ट 1 के पेपर सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये 5 यूनिट्स हमें पढ़नी है। देखिए यहाँ पर जो पेपर की स्कीम होती है उसमें आपको यूनिट वाइज क्वेश्चंस करने होते हैं। कंपल्शन है ऐसा कि आपको हर यूनिट से एक एक प्रश्न का चयन करते हुए कुल 5 प्रश्नों के जवाब विश्वविद्यालय की वार्षिक परीक्षा में देने होते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं वो होते हैं 33 मार्क्स। देखिए हम यहाँ पे अब शुरू करने जा रहे हैं फर्स्ट यूनिट, जिसका नाम है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। देखिए पहली बात कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस कब संपन्न होती हैं। ऑर्गेनिक रिएक्शंस किसी कोवेलेंट बॉन्ड के टूटने या बनने से संपन्न होती है। कोवेलेंट बॉन्ड मतलब सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध के टूटने या बनने से संपन्न होती है कौन सी? ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ऑर्गेनिक रिएक्शंस में जो बॉन्ड होता है वो मैंने क्या बताया आपको? सहसंयोजक बंध होता है। और ये सहसंयोजक जो बंध होता है ये क्या करता है? इसको हम किससे डिनोट करते हैं? इसको हम इस तरीके से, जिसको हम कहते हैं डैश। हालांकि इसको हम बोलने में वाचिक रूप से डैश नहीं बोलते हैं, इसको हम सिंगल बॉन्ड ही बोलते हैं। लेकिन दो एलिमेंट्स को या दो तत्वों के बीच में जब बॉन्ड बनता है तो वहाँ पे ऐसा अगर कोई बॉन्ड है तो उसको हम कहते हैं क्या? सहसंयोजक बंध या कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखिए कोवेलेंट बॉन्ड को मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे जब ऑर्गेनिक रिएक्शन से संपन्न होती है और बॉन्ड ब्रेक होता है या बॉन्ड बनता है, उनकी कंडीशंस देखिए। उनकी कंडीशंस दो एराइज होती है हमारे पास में। किस तरीके से कि पहली तो जब पूरे इलेक्ट्रॉन युग्म का स्थानांतरण अगर होता है तो वहाँ पे हम एक साइन लगाते हैं इस तरीके से। इसको बोलते हैं डबल हेडेड कर्व। डबल हेडेड कर्व, इसको बोलते हैं हम डबल हेडेड कर्व। इसका मतलब है कि किसी एक स्पीशीज के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन युग्म था, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, वो दूसरे के ऊपर क्या हो रहा है? पूर्ण रूप से स्थानांतरित हो रहा है, पूर्ण रूप से ट्रांसफर हो रहा है। तो इसको हम नाम देते हैं क्या? डबल हेडेड कर्व नहीं, डबल हेडेड एरो। कर्व्ड एरो तो ये है कि घूमा हुआ है, इसलिए हम इसको कर्व्ड एरो भी कहते हैं। लेकिन ये एरो कैसा है? डबल हेडेड एरो है। यहां पे मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण स्थानांतरण को दर्शाता है। दूसरा होता है आपका इस तरह का एरो, इसको हम कहते हैं हाफ हेडेड एरो
इसको हम कहते हैं हाफ हेडेड एरो। चूंकि इसकी बनावट मछली पकड़ने वाले कांटे की जैसी होती है, इसलिए हम इसको एक नाम और भी देते हैं, फिश हुक एरो। इसलिए हम इसको नाम देते हैं फिश हुक एरो। देखिए ये किस चीज को डिनोट करता है, ये इलेक्ट्रॉन के आंशिक स्थानांतरण को ही दर्शाता है। आंशिक स्थानांतरण का मतलब अभी मैं आपको बताऊंगा कि देखिए दो चीजें होती है, और ये जो हम नोटेशन करते हैं, ये जो इस तरह का नोटेशन हम करते हैं, इसको हम कहते हैं क्या, कार्व्ड एरो नोटेशन। कार्व्ड एरो नोटेशन। और ये चीज हमारे सिलेबस में मेंशन है। हालांकि यहाँ से विश्वविद्यालय में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन आगे आने वाली रिएक्शंस में, आगे आने वाली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इसलिए हम इसको यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो इसका नाम है कर्व्ड एरो नोटेशन। कर्व्ड एरो नोटेशन में मैंने आपको बताया एक तो डबल हेडेड एरो होता है और एक हाफ हेडेड एरो होता है, जिसको हम कह रहे हैं फिश हुक एरो। देखिए यहां पे मैं बात करूं, यदि मैं बात करता हूं इस तरीके से कि ए और बी के बीच में बॉन्ड है, मतलब ए और बी के बीच में कैसा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है। ए और बी कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है, और बॉन्ड कैसा है, सिंगल बॉन्ड है। यदि मैं बात करता हूं कि इसके ऊपर मैं इस तरीके का एरो लगा देता हूं, इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है कि ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं ये किसकी तरफ मूव कर रहे हैं, बी की तरफ मूव कर रहे हैं। इसका मतलब बी के ऊपर तो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और ए के ऊपर इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इसलिए इसके द्वारा इस प्रकार की स्पीशीज का निर्माण होगा। जैसे मैं बात करूं, मान लीजिए हमारे पास में कोई डबल बॉन्ड था इस तरीके से, और यदि मैं इसके ऊपर डबल हेडेड एरो लगा देता हूं, इसका मतलब पहले आपको पता है, आप जानते हैं कि पाई बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड की अपेक्षा क्या होता है, दुर्बल बॉन्ड होता है। मतलब यूं कहें कि ये जो सिंगल बॉन्ड होता है, ये सिग्मा जो बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड की अपेक्षा प्रबल बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो यहां पे अगर बी की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो बी क्या हो गया, नेगेटिव, और ए के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव। लेकिन यदि हम बात करें इस तरीके से कि ए और बी के बीच में बॉन्ड था, और मैंने आपको यहाँ पे इस तरीके से हाफ हेडेड एरो अगर इसके ऊपर लगा दिया है, तो इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण स्थानांतरण नहीं हुआ है। जो कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं उनका पूर्ण स्थानांतरण यहाँ पे नहीं हुआ है। कहाँ हुआ है, केवल आंशिक स्थानांतरण हुआ है। आंशिक स्थानांतरण का मतलब ए का इलेक्ट्रॉन ए के पास और बी का इलेक्ट्रॉन बी के पास। इससे क्या हुआ, इससे जो स्पीशीज बनी वो क्या बनी, ए का इलेक्ट्रॉन ए के पास रह गया और बी का इलेक्ट्रॉन बी के पास रह गया। इस तरीके से अब हम इन तीनों एग्जाम्पल्स को देख रहे हैं। तीनों एग्जाम्पल्स में देखिए दो चीजें निकल करके आती है। पहली बात कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किस तरफ होगा। यहां पे पहले एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किस तरफ होगा। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण बी की तरफ ही क्यों हुआ, ए की तरफ क्यों नहीं हुआ।
बी की तरफ इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण इसलिए हुआ क्योंकि जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मतलब विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता क्या है, आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हुए हो, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की आपेक्षिक क्षमता का माप क्या कहलाता है, विद्युत ऋणता। तो यहां अगर बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे, बी की तरफ जाएंगे। और यदि यहां पे ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाते, ए की तरफ ही जाते। तो और दूसरी बात, यहां पे इस तरह से इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो स्पीशीज बन रही है उसके दौरान आयनों का निर्माण हो रहा है, ये ए पॉजिटिव और ये बी नेगेटिव, इस तरीके से यहां पर आयनों का निर्माण हो रहा है। दूसरी बात ये भी हमने बताया, यहां भी आयनों का निर्माण हो रहा है। और ये वाली जो चीज है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा। इसमें पहली बात, ये इस तरह का एरो कब आएगा, ये एरो जब आएगा जब यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, जीरो होगा, शून्य होगा। तभी ये इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास में होगा। अब देखिए इससे हमें क्या मिला है, इससे हमें रेडिकल्स प्राप्त हुए हैं, जो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें भी यही कंसेप्ट्स काम में लेंगे। तो देखिए हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक, होमोलाइटिक एंड हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। सबसे पहले हम बात करेंगे होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज की। होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज को हम हिंदी में कहते हैं समांश बंध विखंडन। क्या कहते हैं, समांश बंध विखंडन। और समांश बंध विखंडन में देखिएगा, यहां पे समांश बंध विखंडन का क्या मतलब है, मैंने आपको बताया अभी कि यदि किन्हीं दो स्पीशीज के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होता है, जीरो होता है, तो हमेशा वो, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए मेरे पास में ए और बी दो स्पीशीज है जो कि कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है, तो ए और बी में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है, जीरो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है, जीरो, तो जो बॉन्ड होगा वो कहां से टूटेगा, बिल्कुल बीच में से टूटेगा। मतलब इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास में होगा, जिससे हमें क्या प्राप्त होगी, इस तरीके से यहां पर हमें रेडिकल्स प्राप्त होते हैं। और इस जो परिघटना होती है, ये जो प्रकृति होती है, इसको हम कहते हैं होमोलाइसिस। एक केमिस्ट्री का भी एग्जांपल लेंगे, जैसे मान लीजिए Cl2 मॉलिक्यूल है, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो बॉन्ड कहां से ब्रेक होगा, बीच में से ब्रेक होगा, और हमें क्या मिल जाएंगे, दो Cl फ्री रेडिकल्स प्राप्त हो जाएंगे। ये जो है, ये गुण इसका कहलाता है समांशन, इसको हम कहते हैं समांशन या होमोलाइसिस। और देखिए अभी मैंने आपसे एक चर्चा और भी की थी कि यदि मान लीजिए, बात करते हैं हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज की, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज यानी विषमांश बंध विखंडन।
विषमांश बंध विखंडन क्या होता है, वही चीज हम ले रहे हैं। मान लीजिए एक्स वाई ले लेते हैं अब की बार, और मैं ये कह रहा हूं आपसे कि यहां पर एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है किससे, वाई से। तो आप बता सकते हैं कि जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो किसकी तरफ जाएंगे, एक्स की तरफ जाएंगे, जिससे क्या बनेगा, एक्स नेगेटिव बनेगा और वाई क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। अब देखिए इसी तरीके से यदि मैं एग्जांपल लूं HCl का, HCl में आप जानते हैं कि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी H से क्या होती है, ज्यादा होती है। Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी H से क्या हो गई, ज्यादा। तो ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो किसके ऊपर जाएंगे, Cl के ऊपर जाएंगे, जिससे हमें क्या मिलेगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से ये होता है आपका होमोलाइटिक एंड हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बात करेंगे किसकी, टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स की। थैंक यू।